नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर ईएसआईसी के पेपर्स। तो आज का हमारा पेपर होगा ईएसआईसी जोका का, जो कि कलकत्ता में है। और यहाँ का ये ईएसआईसी स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था 2013 में, जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने 4 पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें अपन ने 400 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज के पेपर से हम 50 क्वेश्चन आज के सेशन में देखेंगे, रिमेनिंग 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। तो करीबन अपने 500 क्वेश्चंस यहाँ से कम्प्लीटली सॉल्व हम कर लेंगे। इसके बाद में 2 से 3 पेपर्स हमारे पास अवेलेबल और है, वो भी आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो करीबन 700 से 800 क्वेश्चंस जो है हम प्रीवियस ईयर ईएसआईसी के पेपर से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो यूपीएससी पैटर्न के एमसीक्यूज होंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछा जा चुका है, यानी ईएसआईसी की जो अपन ने प्रीवियस ईयर के जो पेपर डिस्कस किए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी आपको बता दें वहाँ पे कैसे पूछा गया था और यहाँ पे किस प्रकार से पूछा गया है। निम्न में से यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन कौन सी होती है? क्वेश्चन सेम एज इट इज है जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि जो यूट्रस है उसकी नॉर्मल पोजीशन कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है रेट्रोवर्टेड, नेक्स्ट है एंटीवर्टेड, नेक्स्ट है रेट्रोवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड, नेक्स्ट है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। जो नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन होती है वो कैसी होती है? एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। जो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन सेम था, बट ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया गया था? एंटीवर्टेड। तो आपको हो सकता है एक ऑप्शन इनमें से मिल जाए और हो सकता है आपको दोनों ही क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस में आपको मिल जाए। तो आपको एंटीफ्लेक्स्ड का भी पता होना चाहिए और एंटीवर्टेड का भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। व्हेन प्रिपेयरिंग द फीमेल्स metus prior to urinary catheterization, how many times should the metus be cleaned? आप क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं एक फीमेल के अंदर यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए। एक फीमेल को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान आप क्या करते हो? मिट्टस को क्लीन करते हो। यूरिनरी कैथेटराइजेशन से पहले आप मिट्टस को क्लीन करते हो। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कितने टाइम, मतलब कितने बार आप जो है यूरिनरी मिट्टस को क्लीन करेंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन से पहले। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1 टाइम, नेक्स्ट 2 टाइम, नेक्स्ट 3 टाइम, नेक्स्ट नॉन। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन थर्ड, 3 टाइम। 3 टाइम जो है आपको क्लीन करना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब किस प्रकार से जो है आप क्लीन करेंगे यहाँ से, क्योंकि एम्स में सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए, क्लेंज यूरिनरी मिट्स यूजिंग कॉटन बॉल सेचुरेटेड विथ सुटेबल सॉल्यूशन। जो कॉटन बॉल आप लेंगे जिससे आप मिट्स को क्लीन करेंगे वो एक सुटेबल सॉल्यूशन में भीगी होनी चाहिए। और किस प्रकार से आपको जो है क्लीन करना है उसके बारे में अलग अलग मेथड्स, मतलब फीमेल्स के लिए क्या होगा और मेल के लिए क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। पहला फीमेल, सेपरेट लेबिया माइनोरा विथ थंब एंड फोर फिंगर एंड क्लींज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर यूजिंग वन प्लेगेट फॉर ईच स्टोक, कीप लेबिया सेपरेटेड ड्यूरिंग क्लेंजिंग। देखिए यहाँ से जो सवाल पूछा गया था एम्स नोस्टेट में, वही पूछा गया था कि आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए फीमेल के मिट्टस को आप क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं। तो अब बताइए किस प्रकार से, किस मैनर में आप जो है क्लीन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर टू पोस्टीरियर आप इसको बोल दीजिए, या फिर इसको आप फ्रंट टू बैक बोल दीजिए, फ्रंट टू बैक। और ये जो फ्रंट टू बैक है यही आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो यही फिर आपको क्या करना होता है? आंसर करना होता है। ऐसा नहीं करना होता है कि सर ने तो बताया था एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है और यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिला है, मतलब ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया है। क्वेश्चन गलत नहीं होता है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दिया जाता है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर को आप फ्रंट टू बैक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऑप्शन में ना मिले तो आपको सही जवाब क्या करना है? फ्रंट टू बैक, बात एक ही है। ओके, तो जो लेबिया माइनोरा है उसको थंब और फोर फिंगर से क्या करना है? सेपरेट करना है और एंटीरियर टू पोस्टीरियरली मिट्टस को क्लीन करना है ईच स्ट्रोक के अंदर। ध्यान रखिएगा जब भी क्लेंजिंग प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं तब तक लेबिया को सेपरेट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेल की। होल्ड पेनिस बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर perpendicular to body and cleanse the from mitters to shaft using one plagate for each stroke, restricted for skin during procedure and replace after procedure। मेल कैंडिडेट की बात करते हैं
तो इनमें क्या करना होता है, पेनिस को होल्ड करके रखना होता है थंब एंड फोर फिंगर के अंदर प्रीपेंडिकुलर ऑफ द बॉडी। प्रीपेंडिकुलर बॉडी के हिसाब से आपको क्या करना होता है, पेनिस को थंब एंड फोर फिंगर के अंदर होल्ड करके रखना होता है। इसके बाद जो है मिट्टस को आपको क्लीन करना होता है। कैसे, मिट्टस टू शाफ्ट, मिट्टस टू शाफ्ट जो है यूज़ करके आपको क्लीन करना होता है ईच स्टॉक के अंदर। इसके दौरान क्या करना होता है, जब आप मेल के अंदर क्लीनिंग प्रोसीजर कर रहे हैं तो जो फोर स्किन है उसको रिट्रैक्ट करना होता है, मतलब रिट्रैक्ट करके रखना होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर। एंड जैसे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर से इसको रिप्लेस कर देना होता है, यानी वापस जो है स्किन को छोड़ के वापस रिप्लेस कर देना है। तो जब प्रोसीजर कर रहे हैं उस दौरान रिट्रैक्ट करके रखना है, और जैसे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसको उसके बाद में रिप्लेस कर देना है। तो इस प्रकार से फीमेल और मेल के अंदर जो है मिट्टस को क्लीन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉन एज द फिफ्थ वाइटल साइन। ये पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अब भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, फिफ्थ वाइटल साइन इनमें से कौन सा है। पांचवा वाइटल साइन आपको बताना है। टी पी आर बी पी, ये चार तो आप जानते हैं। टी पी आर बी पी, एक दो तीन चार, ये चार तो आप जानते हैं, लेकिन एक और कौन सा है वाइटल साइन वो आपको पूछना चाह रहे हैं। तो पहला स्किन टेम्परेचर, नेक्स्ट स्किन कलर, नेक्स्ट लेवल ऑफ पेन, नेक्स्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेन, या फिर लेवल ऑफ पेन जो है वो आपका क्या है, फिफ्थ वाइटल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल ऑफ हैंड वॉशिंग। इनमें से कौन सा प्रॉपर या फिर अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल नहीं है हैंड वॉशिंग का। पहला ऑप्शन है हैंड वॉशिंग आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, अच्छी बात है। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग आफ्टर स्नीजिंग, ये भी अच्छी बात है। हैंड वॉशिंग ओनली फॉर 5 सेकंड्स, ये खोटी बात है। नेक्स्ट, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। देखिए खाना खाने से पहले भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है, जब भी आपको स्नीजिंग होती है इसके बाद आपको हैंड वॉशिंग करनी है, एंड जब भी आप ग्लव्स रिमूव करते हैं उसके बाद भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है। लेकिन हैंड वॉशिंग जो है ओनली 5 सेकंड के लिए करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ये एक नॉट अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल है हैंड वॉशिंग का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा अप्रोक्सीमेट टू। जो फिटल ब्लड फ्लो होता है प्लेसेंटा के थ्रू वो अप्रोक्सीमेटली कितना क्या फ्लो रहता है। पहला ऑप्शन है 200 टू 300 ml पर मिनट, नेक्स्ट 400 ml पर मिनट, नेक्स्ट 500 ml पर मिनट, नेक्स्ट 600 ml पर मिनट। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 600 ml पर मिनट जो है प्लेसेंटा के थ्रू फिटल ब्लड फ्लो जो है वो आपका होता है पर मिनट। ये पर मिनट की बात हो रही है, 600 ml पर मिनट जो है फिटल ब्लड फ्लो होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ये एक अप्रोक्सीमेट, वैसे 600 से 800 तक माना जाता है, बट 600 आपको जो है रेंज में यहाँ पे 800 नहीं दिए गए, 600 जो है आपको सही जॉब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से टर्म प्रेगनेंसी पर एमनियोटिक फ्लूइड या फिर लिक्विड एमनी की अमाउंट कितनी होती है। देखिए क्या पूछा गया है, अच्छा सवाल है ये, कि निम्न में से टर्म प्रेगनेंसी जब होगी उस दौरान एमनियोटिक फ्लूइड या फिर जो लिक्विड एमनी है उसकी अमाउंट कितनी हो जाती है। एट ए टर्म की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है 600 से 700 ml, नेक्स्ट 1000 ml, नेक्स्ट 900 ml, नेक्स्ट 700 से 900 ml। अप्रोक्सीमेटली अपन वैसे 1000 ml मानते हैं, बट एवरेज अपन जो है 700 से 900 ml मान सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। फर्स्ट फिटल हार्ट बीट विल बी ऑन। पहली जो फिटल हार्ट बीट है वो कब स्टार्ट हो जाती है। पहली हार्ट बीट जो फिटल की होगी वो कब स्टार्ट हो जाएगी। पहला है 16th पोस्ट कंसेप्शनल डे, नेक्स्ट 19th पोस्ट कंसेप्शनल डे, नेक्स्ट 21 पोस्ट कंसेप्शनल डे, नेक्स्ट 28 पोस्ट कंसेप्शनल डे। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन से 21वें दिन, यानी कि जैसे कंसेप्शन हुआ उसके 21 दिन बाद आपको पहली हार्ट बीट जो है बच्चे की, वो मतलब हार्ट का जो बीट है वो स्टार्ट हो जाएगा बच्चे के अंदर। सुन तो नहीं पाएंगे आप, बट जो फिटल हार्ट बीट है वो 21वें दिन बीट होना स्टार्ट
हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वुमन हैज़ बीन डिटेक्टेड फॉर यूट्राइन कैंसर विथ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन में डेवलप इन वुमेन। देखिए एक महिला जिसको यूट्राइन कैंसर से मतलब हुआ था, उसको ठीक किया गया है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी से। तो बताइए इसमें इस महिला में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पहला ऑप्शन है न्यूराइटिस, नेक्स्ट है हिपेटाइटिस, नेक्स्ट है आर्थराइटिस, नेक्स्ट है सिस्टाइटिस। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, सिस्टाइटिस। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि इंटरनल रेडिएशन थेरेपी से ठीक हुई इस महिला में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थे, मेकोनियम स्टार्ट्स टू अपीयर इन द फिटस इन यूट्रस बाय। जो मेकोनियम है वो फिटस में कब जो है अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है 16th वीक, नेक्स्ट है 5 मंथ, नेक्स्ट 20 वीक, नेक्स्ट 4 मंथ। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा 4 मंथ, 4 महीने पे जो मेकोनियम है वो स्टार्ट हो जाएगा फिटस से अपीयर मतलब कहाँ पे होने लग जाएगा, यूट्रस के अंदर। तो ये यहाँ पे 4 मंथ जो है आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से टर्म प्रेगनेंसी पर, देखिए फिर से यहाँ पे टर्म प्रेगनेंसी की बात हो रही है। यूट्रस का एवरेज वेट कितना होता है, यूट्रस का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, जैसे कि अपने अभी भी बात की है लिक्वर एमनी यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो कि 700 से 900 ml जो है एट टर्म पे एवरेज होता है। यहाँ पे यूट्रस के वेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम अप्रोक्सीमेट देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है 900 ग्राम, नेक्स्ट 1200 ग्राम, नेक्स्ट 900 से 1000 ग्राम, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 900 से 1000 ग्राम। तो 900 से 1000 ग्राम जो है एवरेज वेट बढ़ जाता है यूट्रस का टर्म प्रेगनेंसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इज नोन एज। देखिए मतलब सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होला एंटीनेटल पीरियड के अंदर क्या कहलाता है। ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीनेटल पीरियड में सर्विक्स की सॉफ्टनिंग वो आपकी कहलाती है। ऑप्शंस देखिए पहले, ऑलजेंटर साइन, नेक्स्ट गुडेल साइन, नेक्स्ट जैकोमर साइन, नेक्स्ट हेगर साइन। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, गुडेल साइन। गुडेल साइन का मतलब है सर्विक्स की सॉफ्टनेस या फिर सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड गुडेल साइन। चलिए थोड़े से साइन के बारे में और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है। पहला हेगर साइन, हेगर साइन का मतलब है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सॉफ्टनेस होना, वो आपका हेगर साइन कहलाएगा। नेक्स्ट गुडल साइन, ये इसके बारे में अपन ने बात कर ली है, सर्विक्स सॉफ्टनेस, वो आपका गुडल साइन कहलाता है। नेक्स्ट है चैडविक साइन, पर्पलिश कलर रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड ब्लड वेसल्स इंगोर्जमेंट ऑफ द वेजिना। मतलब जो वेजाइना है उसका पर्पलिश कलर हो जाएगा, किसकी वजह से, इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड ब्लड वेसल्स एंगोर्जमेंट की वजह से। तो ये साइन आपका कहलाएगा चैडविक साइन। इनको साइन को अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से तो बार बार सवाल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नॉर्मल लेबर के लिए प्रेग्नेंट वुमन को कौन सी पोजीशन दी जाती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन है और नॉर्मल लेबर जो है परफॉर्म करनी है तो कौन सी पोजीशन आप देंगे। पहला ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, नेक्स्ट है लिथोटोमी पोजीशन, नेक्स्ट है डॉर्सल पोजीशन विद लेफ्ट लेटरल टिल्ट, नेक्स्ट है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, नॉर्मल लेबर के दौरान प्रेग्नेंट वुमन को लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है और उसके बाद लेबर जो है वो कम्प्लीटली परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following may be complicated of previous infection with HPV and human papilloma virus। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल से ये पूछा गया है कि अगर प्रीवियस इन्फेक्शन HPV का हुआ है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क बहुत ज़्यादा रहेंगे। पहला ऑप्शन है स्किन कैंसर, नेक्स्ट बोन कैंसर, नेक्स्ट सर्वाइकल कैंसर, नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पे स्किन बोन का कैंसर नहीं होगा, ना ही ब्रेस्ट कैंसर होगा। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सर्वाइकल कैंसर। HPV का इन्फेक्शन हुआ है मतलब सर्वाइकल कैंसर के रिस्क रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंट्रावेनस डोज ऑफ हिपरेन विल बिगिन्स टू एक्सर्ट एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट विद इन व्हाट टाइम फ्रेम। देखिए अगर आईवी आप हिपरेन की डोज स्टार्ट करते हैं, आईवी अगर आप हिपरेन की डोज स्टार्ट करते हैं तो इस ड्रग का एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट जो है कितने समय में देखने को मिलेगा।
फर्स्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, नेक्स्ट इन 30 मिनट, नेक्स्ट आफ्टर 2 आवर, नेक्स्ट विद इन 2 to 3 आवर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑलमोस्ट इमीडिएटली। जैसे आप IV हेपरिन देंगे तो इसका जो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये पहले भी 2-3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा जा सकता है। द स्लाइट ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट ऑफ फिटस ड्यूरिंग लेबर इज। लेबर के दौरान जो फिटस का क्रेनियल वॉल्ट है उसके अंदर बॉन्स की ओवरलैपिंग होना क्या कहलाता है? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन है मोल्डिंग, नेक्स्ट डिसेंट, नेक्स्ट रेस्टिट्यूशन, नेक्स्ट एंगेजमेंट। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, मोल्डिंग। ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट ऑफ फिटस इज कॉल्ड मोल्डिंग। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन द डोमिनेटर इज। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अगर होता है तो बताइए डोमिनेटर क्या होगा? पहला है ब्रो, नेक्स्ट है ऑक्सीपुट, नेक्स्ट है सिंसीपुट, नेक्स्ट है मेंटम। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ऑक्सीपुट। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो डिनोमिनेटर आपका रहेगा क्या? ऑक्सीपुट। चलिए जो अलग अलग प्रेजेंटेशन है, तीनों प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं कि इनमें डिनोमिनेटर होता क्या है, क्योंकि यहाँ से बार बार सवाल बनता है और आपको याद भी रखना है। अगर आप याद रखोगे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो या तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे या फिर गलत करके आओगे। देखिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो इसमें डिनोमिनेटर आपका होगा ऑक्सीपुट। क्या होगा डिनोमिनेटर? ऑक्सीपुट। नेक्स्ट है फेस प्रेजेंटेशन अगर है तो इसमें ऑक्सीपुट सॉरी जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो होगा मेंटम यानी चिन। नेक्स्ट ब्रिज, ब्रिज में आपका डिनोमिनेटर होगा सैक्रम। अब यहाँ पे जो पोजीशंस है वो अलग अलग प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रखी है, LOA, LOP, ROA, ROP। तो यहाँ पे जो मिडल वर्ड है, जैसे O है मिडल वर्ड, इसमें M है, इसमें S है, तो इनका तो मीनिंग आपको पता चले गया, ऑक्सीपुट हो गया, इसका मेंटम हो गया, इसका आपका सैक्रम हो गया। तो वर्टेक्स में ऑक्सीपुट डिनोमिनेटर रहेगा एंड फेस में मेंटम रहेगा, ब्रिज में आपका सैक्रम रहेगा। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, L और R का मतलब क्या है? लेफ्ट राइट, ठीक है। ये तीनों में आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से याद रखना कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ऑक्सीपुट डिनोमिनेटर होता है, फेस में मेंटम या चिन एंड ब्रिज में सैक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग के प्रकट होने से लेबर की फर्स्ट स्टेज प्रारंभ हो जाती है? ये अपने शुरू जब किया था अपने सेशन ESIC के पेपर्स में, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ अपन ने पढ़ा था और उसमें भी 2 क्वेश्चंस पढ़े थे, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के। तो वो पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लेना। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है कब स्टार्ट होगी या फिर कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। पहला ऑप्शन ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, नेक्स्ट फुल डायलेशन, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ सो, नेक्स्ट वेजाइनल ब्लीडिंग। देखिए जो फुल डायलेशन है ये तो आपकी एंड ऑफ स्टेज है। क्या है? एंड ऑफ स्टेज। एंड ऑफ स्टेज फर्स्ट स्टेज, और जो सेकंड स्टेज है उसकी बिगिनिंग, ठीक है। सेकंड स्टेज की तो रहेगी ये बिगिनिंग और फर्स्ट स्टेज की रहेगी एंड ऑफ स्टेज। यहाँ पे आपको पूछना चाह रहा है कि फर्स्ट स्टेज की जो है फाइंडिंग, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ऑनसेट ऑफ लेबर पेन से फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर शुरू होती है और एंड कहाँ पे होती है? फुल डायलेशन पे। और फुल डायलेशन पे बिगिनिंग होती है आपके सेकंड स्टेज ऑफ लेबर और बेबी के डिलीवरी होने तक सेकंड स्टेज ऑफ लेबर चलती है। तो ये अलग अलग स्टेजेस जो है इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले ये वही बात है जो अपन ने बात की है फर्स्ट स्टेज के बारे में। टू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और कंप्लीट हो जाती है फेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म इज। देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म अगर के टाइप्स आपको यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक मोस्ट कॉमन टाइप सेरिब्रल एन्यूरिज्म है? पहला है सेक्युलर या फिर बैरी एन्यूरिज्म, नेक्स्ट फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म, नेक्स्ट डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म, नेक्स्ट है सुप्रा टेंटोरल एन्यूरिज्म। तो यहाँ पे कुछ एन्यूरिज्म के टाइप दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, सेक्युलर या फिर बैरी
एन्यूरिज्म। ये भी पहले प्रीवियस 2-3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपको इस बार भी पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन टाइप जो है सेरेब्रल एन्यूरिज्म का वो रहेगा साइकुलर या फिर बैरी एन्यूरिज्म। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि इनमें होता क्या है, सेकुलर फ्यूजिफॉर्म डिसेक्टिंग, है ना। तो चलिए यहाँ पे सेकुलर एन्यूरिज्म। सेकुलर एन्यूरिज्म में क्या होगा, पाउच लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे वन साइड ऑफ आर्टरी। एक साइड जो आर्टरी है इसके अंदर पाउच लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे, वो आपका होगा सेकुलर एन्यूरिज्म। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल एन्यूरिज्म है। नेक्स्ट फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। इसमें क्या होगा, एंटायर सर्कम्फरेंस ऑफ आर्टियल वॉल इज डायलेटेड। जो भी आर्टियल वॉल है उसकी एंटायर मतलब ऑल ओवर जो सर्कम्फरेंस है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, वो आपका फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट माइकोटिक एन्यूरिज्म। टीनी वीकनेस इन आर्टियल वॉल रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से जो आर्टियल वॉल है उसमें थोड़ी सी जो है वीकनेस हो जाए, टीनी वीकनेस हो जाए, वो आपका कहलाएगा माइकोटिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। Tear in the inner lining of arteriosclerotic aortic wall cause blood to form a hematoma between layer of the artery compressing the lumen। इसमें क्या होगा, जो आर्टियोस्क्लेरोटिक एयोटिक वॉल है उसमें जो है उसकी इनर लाइनिंग में टीयर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो हेमेटोमा फॉर्म में हो जाएगा। और वो हेमेटोमा जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, आर्टरीज की लेयर्स के बीच में, जिससे ल्यूमन्स जो है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। ये आपका डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म कहलाता है। अब इन ऑल ओवर जो एन्यूरिज्म है इनका कारण क्या रहा होगा, इन क्या कारण हो सकता है। कॉजेज की बात करते हैं तो कंजेनाइटल वीकनेस हो सकती है, सिफिलिस इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि एक मोस्ट कॉमन कॉज है बोथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म का। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज किसका है, थोरेसिक और एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ कॉजेज है जिनकी वजह से एन्यूरिज्म हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है। इन रेस्पॉन्स टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फिटल हार्ट रेट विल बी। यानी जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उस दौरान फिटल हार्ट रेट में क्या कुछ देखने को मिलेगा। पहला है रिमेन स्टडी एंड एक्सेलरेट, नेक्स्ट डिक्रीज, नेक्स्ट अनेबल टू ऑस्कल्टेट, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, डिक्रीज। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उस दौरान फिटल हार्ट रेट जो है वो आपको थोड़ी सी डिक्रीज जरूर देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A spongy feeling between the fingers after full dilation, the presenting part during vaginal examination indicates। देखिए जब आप क्या करते हैं, वेजाइना में आप एग्जामिनेशन करते हैं, वेजाइनल जो एग्जामिनेशन आप करते हैं पीवी या फिर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पीवीई जो आप करते हैं, इस दौरान देखिए जो फिंगर्स आप फुल डायलेशन के बाद में फिंगर्स जो है यूज़ करके आप फील कर रहे हैं तो आपको स्पंजी फील हो रहा है, ठीक है, वेजाइना के अंदर जो है स्पंजी फील हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जब आप ऐसा जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन में आपको फील देखने को मिलता है तो ये प्रेजेंस जो है किसको इंडिकेट कर रही है। पहला ऑप्शन है आपका कॉर्ड प्रोलैप्स, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी टू अनडायग्नोस्ड प्लेसेंटा प्रीविया, नेक्स्ट है कॉर्ड अराउंड द नेक, नेक्स्ट द लेबर हैज नॉट येट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा पॉसिबिलिटी ऑफ डायग्नोस्ड प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि प्लेसेंटा प्रीविया इस महिला को हुआ हो। चलिए प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या हो जाना, इम्प्लांटेशन हो जाना, किसका, प्लेसेंटा का। वो कंडीशन आपकी कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। एक होता है आपका एब्रप्सियो प्लेसेंटा। एब्रप्सियो प्लेसेंटा के अंदर एक वर्ड है शुरू में एब्रप्सियो। एब्रप्सियो का मतलब है सेपरेशन होना, प्लेसेंटा का क्या हो जाना, सेपरेशन हो जाना, वो आपका एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहलाता है। अब यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, पैनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी, लेकिन एब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या होगी, पैनफुल, कैसी होगी, पैनफुल एंड रेड ब्लीडिंग होगी, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है इनके अंदर आपको याद भी रखना है। चलिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ये इम्प्लांट हो जाती है जिससे पेनलेस एंड ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी।
हेमरेज इन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हेमरेज भी देखने को मिलेगा। सॉफ्ट यूट्रस इन लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, और जो है प्रेगनेंसी की लेटर टाइम में सॉफ्ट यूट्रस जो है वो आपको यहाँ पे फील होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीआईडी एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका सब्सिस, नेक्स्ट इनफर्टिलिटी, नेक्स्ट पेरिटोनाइटिस, नेक्स्ट एम्बोलिज्म। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी इनफर्टिलिटी। पहले ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी हालांकि कम ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बट हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। पीआईडी का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आपका इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इफ अनट्रीटेड कैन लीड टू एडेशन, स्टेरिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड पेरिटोनाइटिस। तो मतलब एडेशंस हो सकते हैं, स्टेरिलिटी यानी इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है एंड पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। तो यहाँ पे पेरिटोनाइटिस वर्ड भी दिया हुआ है, तो बाकी यहाँ पे ये दो तो सेप्सिस और एम्बोलिज्म तो होंगे नहीं, तो हो सकता है इसमें ऑप्शंस में टाइपिंग मिस्टेक हो, क्योंकि ये भी क्या है, पेरिटोनाइटिस भी एक इसका कॉम्प्लिकेशन ही है। और हो सकता है ये लेटर कॉम्प्लिकेशन हो और यहाँ पे अर्ली कॉम्प्लिकेशन पूछा गया हो, यानी कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आपको पूछा है। यहाँ पे इनफर्टिलिटी तो आपका बिल्कुल 100% सही जवाब रहेगा ही रहेगा। बाकी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन बी और सी जो है दोनों यहाँ पे मतलब दो ऑप्शन यहाँ पे बाय मिस्टेकन छप गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिमा इज सीन इन द फॉलोइंग डिजीज कंडीशंस एक्सेप्ट। एडिमा जो है सभी कंडीशंस में देखने को मिलेगा, एक को छोड़कर। पहला क्वाशियोरकर, इसमें देखने को मिलेगा। CHD यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मरासमस यानी मरा मरा सा इंसान दिखेगा। कैसा दिखेगा? मरा मरा सा, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो इसमें तो होता है एडिमा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी मरासमस। मरासमस में एडिमा या फिर स्वेलिंग की कंडीशन देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से क्लिनिकल फाइंडिंग या फिर डिजीज कंडीशन को कंजेनाइटल एनोमली में काउंट नहीं किया जाता है? कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसको कंजेनाइटल एनोमली में काउंट नहीं करेंगी? पहला हीमोफीलिया, नेक्स्ट इनकॉर्पोरेटेड एनस, नेक्स्ट एन्यूरेसिस, नेक्स्ट स्पाइना बाइफिडा। तो यहाँ पे एन्यूरेसिस जो है ये एक कंजेनाइटल एनोमली नहीं है। ओके, एक्सेप्ट ये सवाल पूछा गया नहीं है, बाकी ये तीन जो है कंजेनाइटल एनोमली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन यानी ADH कॉज, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से जो ADH हार्मोन रिलीज होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो बताइए क्या कंडीशन जो है पर्सन में डेवलप हो सकती है? पहला ड्वार्फिज्म, नेक्स्ट डायबिटीज इंसिपिडस, नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, नेक्स्ट है कोलेरा। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिडस यानी DI। ओके, ADH की कमी से DI जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टिटेनस इज ऑब्जर्व्ड, यानी टिटेनस में क्या देखने को मिल सकता है, यानी कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? पहला है लोर्डोसिस, नेक्स्ट काइफोसिस, नेक्स्ट ऑफिस्टोटोनस, नेक्स्ट सनसेट आइज। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी ऑफिस्टोटोनस। धनुष आकार में पर्सन होगा, मतलब जो पेशेंट होगा टिटेनस का, उसकी आकृति जो है जैसे मतलब नॉर्मली जो पर्सन है ऐसे लेटा हुआ है सीधा, ठीक है, लेकिन वो जो पर्सन होगा जो टिटेनस का होगा वो यहाँ पे तो इसका मान लीजिए हेड है, और यहाँ से जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ इसके पैर हो जाएंगे, मतलब ये एक धनुषाकार जो है पोजीशन पर्सन की बन जाएगी। ये टिटनेस में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी डिजीज कंडीशन में सनसेट आइज वाली क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है? यानी सनसेट आइज कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेगी? पहला है डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट हाइड्रोसिफिलिस, नेक्स्ट स्कर्वी, नेक्स्ट कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? सनसेट आइज। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल यानी कि हाइड्रोसिफिलिस से बहुत बार इंपॉर्टेंट सवाल जो है पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए हाइड्रोसिफिलिस के बारे में जानते हैं। हाइड्रोसिफिलिस यानी कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड विद इन वेंट्रिकुलर सिस्टम। जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF जो है एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होगी आपकी हाइड्रोसिफिलिस। और अगर CSF ज़्यादा भर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर, तो सीधी सी बात है ICP जो यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, और ये जब बढ़ेगा तो ब्रेन के अगेंस्ट यानी कि कंप्रेशन डाली गई स्कल पे। नेक्स्ट डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द ब्रेन सेल, और ये कंप्रेस कर रहा है
स्कल के अगेंस्ट जो है कंप्रेशन डाल रहा है आईसीपी बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ब्रेन सेल्स में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और नेक्रोसिस हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो इंक्रीजिंग हेड साइज विथ ओपन स्यूचर्स, बल्जिंग फॉन्टेनल। देखिए बल्जिंग फॉन्टेनल जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ हेड की साइज जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रोमिनेंट स्कैल्प वैन, जो स्कैल्प वैन देखने को मिलती है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन में। टाउट या फिर साइनी स्किन जो है वो देखने को मिलेगी। अगर आईसीपी यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने आप स्टार मार्क लगाना चाहो उतने स्टार मार्क आप लगा लेना। पाइलोरिक स्टेनोसिस में आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि हाइड्रोसिफिलिस में कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विथ या फिर नॉट एसोसिएटेड विथ फीडिंग, यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी वो किसी भी प्रकार से फीडिंग से रिलेटेड नहीं होगी, ये विदाउट फीडिंग ही होगी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। लेकिन पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी वो फीडिंग से एसोसिएटेड होगी, रिलेटेड होगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आईसीपी बढ़ता है तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी विदाउट फीडिंग, यानी कि ये फीडिंग से एसोसिएटेड नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे इरिटेबिलिटी रहेगी पेशेंट को, एनोरेक्सिया रहेगा, हाई एंड श्रिल क्राई जो है बच्चा करेगा या फिर जो पर्सन है वो करेगा। सनसेट आइज जो है वो देखने को मिलेगी, सनसेट आइज यानी स्क्लेरा जो है वो विजिबल होगा अबाउ आइरिस। बल्जिंग आइज जो है वो देखने को मिलेगी, पैपिलेडिमा ऑफ रेटिना होगा एंड सीजर्स भी बच्चे को आ सकते हैं। तो ये तो कंडीशंस जो है यहाँ पे आईसीपी अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से इतना कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगा के इसको याद कर लेना। बाकी हाइड्रोसिफिलिस होता है तो बल्जिंग फॉन्टेनल होगा, हेड की साइज जो है वो बढ़ जाएगी, प्रोमिनेंट जो है वैन्स मतलब स्कैल्प वैन देखने को मिलेगी, साइनी टॉट जो स्किन है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है यानी कि इंक्रीज आईसीपी की जो सिम्टम्स है वो भी आपको हाइड्रोसिफिलिस में देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे सनसेट आइज यानी कि इंक्रीज आईसीपी का एक सिम्टम दिया हुआ है। तो ये सनसेट आइज किस में देखने को मिलेगा, हाइड्रोसिफिलिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When describing the effect of a patient who seems depressed or very sad, the nurse should use which of the following descriptive terminology? देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो कि डिप्रेस्ड है और बहुत ज़्यादा सैड है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसको इंडिकेट करने वाली कौन सी एक डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी है। पहला ऑप्शन है एपैथेटिक, नेक्स्ट है फ्लैट अफेक्ट, नेक्स्ट है डिस्फोरिक, नेक्स्ट है यूफोरिक। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन से डिस्फोरिक। इस टर्म को क्या बोलेंगे, डिस्फोरिक। अगर कोई पर्सन जो कि अफेक्ट हुआ है और डिप्रेस्ड रह रहा है या फिर वेरी सैड रह रहा है तो ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी जो इसको इंडिकेट कर रही है वो आपकी डिस्फोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स हु केयर्स ऑफ हेड इंजर्ड पेशेंट understands that which lobe of the brain control judgment, personality and affect। देखिए एक नर्स जो है ऐसे पेशेंट को केयर दे रही है जो कि हेड इंजरी का है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी वो लोब है जो ब्रेन की मतलब कौन सी वो लोब है जो क्या करती है, जजमेंट, पर्सनालिटी एंड अफेक्ट को कंट्रोल करती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीपिटल लॉब, नेक्स्ट टेम्पोरल, नेक्स्ट पैराइटल, नेक्स्ट है फ्रंटल लॉब। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी फ्रंटल लॉब। जो फ्रंटल लॉब है वो ब्रेन की वो लोब है जो जजमेंट, पर्सनालिटी एंड अफेक्ट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। चलिए इन लॉब्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। फ्रंटल लॉब इन्फ्लुएंस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर, अनइक्विनेस ऑफ पर्सनालिटी, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्केलेटल muscles and synchronization of muscle movements, exerts control over hypothalamus, influence basic biorhythms, control muscular movements necessary for speech in blockage areas। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं कि जो जजमेंट है, पर्सनालिटी है एंड अफेक्ट है उनको कंट्रोल कौन करती है, आपकी फ्रंटल लॉब। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस करने वाली कौन सी लॉब है, आपकी फ्रंटल लॉब। ये स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल करती है, मस्कुलर मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करती है एंड साथ साथ ये हाइपोथैलेमस से जो भी एक्सर्ट्स होती है उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है एंड जो बेसिक बायोरिदम्स है उनको भी इन्फ्लुएंस करने का काम फ्रंटल लोब का होता है।
साथ ही साथ मस्कुलर मूवमेंट्स को तो ये कंट्रोल करती ही करती है, लेकिन ये मस्कुलर मूवमेंट्स जो आपके स्पीच में नेसेसरी होते हैं, यानी ब्रोकाज एरिया को भी कंट्रोल कौन करती है? आपकी फ्रंटल लोब। नेक्स्ट आपका जो लोब है वो है पैराइटल लोब। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ट्रांसलेट नर्व इम्पल्सेस इनटू सेंसेशन, इन एग्जांपल टच, टेम्परेचर, इंटरप्रेट, सेंस ऑफ टेस्ट। पैराइटल लोब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंस ऑफ टेस्ट कौन सी लोब में होता है, तो आपको सही जवाब करना है पैराइटल लोब। यहाँ पे जो सेंसेशन है, जैसे टच के हैं, टेम्परेचर के हैं, वो सारे के सारे आपके कंट्रोल होते हैं पैराइटल लोब से। चलिए नेक्स्ट लोब देखते हैं, टेम्पोरल लोब। ट्रांसलेट नर्व इम्पल्सेस इनटू सेंसेशन ऑफ साउंड एंड इंटरप्रेट साउंड्स, यानी वर्निक्स एरिया यूजुअली इन डोमिनेंट हेमिस्फीयर्स। वर्निक्स एरिया को कंट्रोल आपका करता है टेम्पोरल लॉब। तो अपन ने दो बात की, एक तो ब्रोकाज एरिया जो कि फ्रंटल लॉब से कंट्रोल होता है, दूसरा है वर्निक्स एरिया जो कि टेम्पोरल लॉब से कंट्रोल होता है। वर्निक्स एरिया वो एरिया है जहाँ से साउंड इंटरप्रेट होती है या फिर साउंड का सेंसेशन की इम्पल्सेस नर्व जो है ट्रांसमिट करती है, तो इनको भी कंट्रोल कौन करता है? आपका टेम्पोरल लॉब। साथ ही साथ ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, स्मेल का सेंस कौन सी लॉब से होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है टेम्पोरल लॉब। टेस्ट का सेंसेशन पैराइटल लॉब, स्मेल का सेंसेशन टेम्पोरल लॉब। कंट्रोल बिहेवियर पैटर्न को भी कंट्रोल कौन सी करती है? आपकी टेम्पोरल लॉब। नेक्स्ट ऑक्सीपिटल, ये आपके विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि सेंस ऑफ विजन को इंटरप्रेट करती है आपकी ऑक्सीपिटल लॉब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से इंडिविजुअल ग्रुप को कैल्शियम की ग्रेटेस्ट नीड होती है? भाई कौन सा वो एज ग्रुप है या फिर इंडिविजुअल ग्रुप है जिसको कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी? पहला वर्किंग मैन, नेक्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन, नेक्स्ट स्कूल एज में चिल्ड्रन, नेक्स्ट है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइल्ड कैन स्पीक 1 to 2 वर्ड्स बाय द एज ऑफ, यानी कि बच्चा जो है 1 से 2 वर्ड्स कब बोलना स्टार्ट कर देता है? पहला 1 ईयर, नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 4 ईयर। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा 1 ईयर। और ये अभी रिसेंटली भी सवाल पूछा गया था और ये बार बार पूछा जाता है कि बच्चा एक से 1 से 2 वर्ड्स जो है वो कब बोलना स्टार्ट कर देता है, तो आपको सही जवाब करना है 1 साल पे। 9 महीने से 12 महीने जो है ऑप्शन में दिया जाता है, तो ये आपको एवरेज में करना है। और अगर 12 महीने या फिर 1 साल आपको दिया जाता है तो ये आपको सही जवाब करना है। चलिए क्या क्या होता है वो अपन बात कर लेते हैं एक बार, थोड़े से अलग अलग मंथ के बारे में। तो देखिए 6 to 7 मंथ, 6 से 7 महीने पे बच्चा जो है मैं यानी एम ये सी जो है आवाज़ निकालेगा, जब क्राई करेगा साथ में ये निकालेगा। नेक्स्ट 10 to 12 है, 10 से 12 महीने पे बच्चा जो है दो मीनिंगफुल वर्ड्स जो है जैसे दादा मामा जो है ये बोलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे 10 to 12 है या फिर 9 to 12 जो है मंथ एवरेज में आपको दिया जाता है, तो वो आपको सही जवाब करना है। या फिर 12 मंथ या फिर 1 ईयर दिया जाता है तो वो आपको सही जवाब करना है। तो दादा मामा ये 2 वर्ड्स हो गए मीनिंगफुल, तो ये जो है बच्चा 10 से 12 महीने पे बोलना स्टार्ट कर देता है। 15 मंथ यानी कि 15 महीने पे बच्चा 4 वर्ड्स से 6 वर्ड्स वाले जो भी सेंटेंस है वो बोलना स्टार्ट कर देता है, यानी बच्चे को उसका नाम पूछेंगे तो बच्चा जो है वो अपना नाम भी बता देगा। कब? जब वो 1.5 साल का हो जाएगा। लेकिन बच्चे को पहले उसका नाम भी बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप उसका नाम पूछ रहे हो, बच्चे को पता ही नहीं है कि अपना नाम है क्या। बच्चे को आप जब उसका नाम बताएंगे कि बेटा तेरा ये नाम है, या फिर उसको बार बार उसके नाम से बुलाएंगे, तो वो अपने आप बता देगा कि मेरा नाम ये है। तो ये बच्चा जब अपना नाम बताता है तो उसकी एज हो जाती है 15 महीने। 18 महीने पे बच्चा 10 या 10 से ज़्यादा वर्ड्स जो है वो बोलने स्टार्ट कर देता है। 3 साल पे बच्चा जो है वो 900 वर्ड्स जो है बोलना स्टार्ट कर देता है। 3 से 4 वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पे यूज़ करेगा प्लूरल्स। ठीक है, साथ साथ में हैव हेजिटेशंस इन स्पीच पैटर्न, यहाँ पे बच्चे को थोड़ी सी बोलने में जो है हेजिटेशंस भी हो सकती है जब वो 3 साल का होगा। 4 साल में बच्चा 1500 वर्ड्स या इससे ज़्यादा भी बोल सकता है। तो ये कुछ अलग अलग मंथ वाइज या जो है वोकेबुलरिटी बच्चे की डेवलप होगी, तो ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कितनी एज पे पोलियो की फर्स्ट बूस्टर डोज पिलाई जाती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 3 महीने, 9 महीने, 15 से 18 महीने एंड 2 साल। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा, यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा पोलियो की जो बूस्टर डोज पिलाई जाती है, पोलियो की बूस्टर डोज आपको पिलाई जाती मतलब बच्चे को पिलाई जाती है 15 से 18 महीने। यहाँ पे शायद ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन ए जो है ये गलत है, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करना है, ऑप्शन सी।
पोलियो की फर्स्ट जो बूस्टर डोज पिलाई जाती है वो 15 से 18 महीने पे पिलाई जाती है। एंड जो ओपीवी है, पोलियो है, इसकी एट बर्थ पे डोज लगती है। इसके बाद में 6, 10 एंड 14 वीक पे जो है बच्चे को डोज इनकी जो है पिलाई जाती है, ओरली दी जाती है। सॉरी, यहाँ पे मंथ में बात हो रही है, यहाँ पे अपन वीक में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपकी मतलब बूस्टर डोज पिलाई जाएगी वो 15 से 16 महीने पे पिलाई जाएगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसको कट करके सी कर लेना, करेक्शन कर लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से टेटनस डिजीज कंडीशन में कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे एक्सेप्ट का सवाल पूछा है। पहला है रिसस सार्डोनिकस, नेक्स्ट है ऑफिस्टोटोनस, नेक्स्ट है टिटेनी, नेक्स्ट है लॉक्सजो। तो देखिए यहाँ पे टिटेनस की बात हो रही है तो ऑफिस्टोटोनस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, टिटेनी भी इसमें होगा, लॉक्सजो भी होगा, यानी यहाँ पे भी ऑप्शन जो है थोड़ा सा बाई मिस्टेक से छप गया। यहाँ पे रिसस सार्डोनिकस ऑप्शन ए जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे टिटेनस में टिटेनी, वैसे टिटेनी भी डिजीज कंडीशन है एंड इसको थोड़ा सा मैं वेरीफाई करके फिर से बता दूंगा। बाकी यहाँ पे जो है एक बार के लिए आप ऑप्शन सी को मान लीजिए, बाकी मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई करके बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरे को ऑप्शन ए के अंदर डाउट है। वैसे लॉक्सजो एंड ऑफिस्टोटोनस ये दोनों टेटनस में होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे पूछना जा रहा है कौन सा नहीं होता है। तो रिसस सार्डोनिकस जो है ये भी शायद इसमें देखने को मिल सकता है। तो मैं इसका एक बार के लिए आप सही जवाब टिटेनी ही मान लीजिए, बाकी मैं इसको वेरीफाई करके नेक्स्ट सेशन के अंदर एक बार फिर से बता दूंगा। जो भी इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO द नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न शुड बी, न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल वेट अकॉर्डिंग टू WHO कितना होता है। 2 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो एंड 2.5 LBS। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा 2.5 किलो। 2.5 किलो से 3 किलो जो है बच्चे का वेट होता है। तो 3 किलो तो जो है ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, यानी ये तो मिनिमम वेट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 3 kg के साथ ही आपको जाना है। ओके, बाकी यहाँ पे LBW जो है 2500 ग्राम से कम, यानी 2.5 किलो से कम का अगर बच्चा है वो LBW कहलाता है। VLBW 1500 ग्राम से कम का बच्चा जो है वो कहलाता है। एंड 1000 ग्राम से कम का बच्चा है वो एक्सट्रीमली LBW ELBW कहलाता है। ये टाइम आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैक्सीनेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, किसमें वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। पहला है हाई फीवर, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इन्फेक्शन है तो इसमें भी है। एंड इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज है, इसमें भी है। लेकिन किसमें नहीं है, डायबिटीज़। अगर किसी बच्चे को डायबिटीज़ है तो उसको आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अगर ये 3 कंडीशंस है तो तीनों में आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोनिमिक इज कॉमनली यूज्ड टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन। चेस्ट पेन अगर बच्चे को होता है, मतलब किसी पर्सन को या फिर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, तो इसको या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए कौन सा मेमोनिमिक जो है वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको सही जवाब करना है। पहला ऑप्शन PQRST, ABCD, HERT, नेक्स्ट है HURST, सॉरी HURTS। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए PQRST। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। पेन जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, और पेन को असेस करने के लिए एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं जिसका नाम है OPQRSTU। तो यहाँ पे ओ वर्ड जो है ये आपको यहाँ पे नहीं दिया गया ऑप्शन में, ना ही आपको यू दिया गया है। बाकी जो PQRST है वो आपको वर्ड दिया गया है। जब भी सवाल पूछे जाए तो हो सकता है आपको OPQRSTU कंप्लीट वर्ड दे दिया जाए या फिर PQRST आपको वर्ड दे दी जाए। तो आपको ध्यान रखना है, पेन के लिए मेमोनिम की यूज़ करते हैं PQRST। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश 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 इज बेस्ट एंड सेफेस्ट साइट ऑफ इंजेक्शन इन इन्फेंट। भाई इन्फेंट के अंदर सबसे बेस्ट और सेफेस्ट साइट कौन सी होती है। तो ये तो बहुत बार आप पढ़ चुके हैं और बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है एंटीरियर ऑफ द मिड थाई, नेक्स्ट डेल्टोइड, नेक्स्ट ग्लूटियस, नेक्स्ट एब्डोमेन। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए एंटीरियर ऑफ द मिड थाई। मिड थाई की एंटीरियर साइड पे जो है ये आपका लगता है। जब भी आप कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं इन्फेंट को तो ये बेस्ट साइट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेकियोस्टोमी सक्शन शुड बी लिमिटेड टू। देखिए जो ट्रेकियोस्टोमी सक्शन आप करते हैं तो इसमें कितने समय तक आप कर सकते हैं, लिमिट क्या है इसकी। 5 मिनट, तो ये तो गलत है। 5 सेकंड, ये भी गलत है। नेक्स्ट 10 सेकंड, नेक्स्ट है 1 मिनट। तो यानी 10 सेकंड तक आप क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग कर सकते हैं। ठीक है। हाइपर ऑक्सीजनेटेड बिफोर सक्शनिंग बाय इंक्रीजिंग फ्लो रेट, एनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड मैनुअली वेंटिलेट विथ 100% ऑक्सीजन। यानी जब भी आप सक्शनिंग करते हैं
आफ्टर सक्शनिंग एंड बिफोर सक्शनिंग आपको क्या करना होता है, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है। 100% ऑक्सीजन जो है वो आपको देनी होती है। वो आप मैन्युअली दे सकते हैं या फिर डीप ब्रीदिंग करवा के आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, रोटेट एंड विड्रॉ कैथेटर व्हाइल नेगेटिव प्रेशर इज अप्लाइड, डू नॉट एक्सीड्स 10 to 15 सेकेंड्स। 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा आपको सक्शनिंग नहीं करनी है। तो यानी यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन असेसिंग अ वाइटल साइन ऑफ ए पेशेंट द नर्स अंडरस्टैंड दैट एन इंडिविजुअल्स बॉडी टेम्परेचर विल बी एट लीस्ट सॉरी एट इट्स लोवेस्ट एट। यानी कि आप एक पेशेंट में वाइटल साइन ले रहे हैं, वाइटल साइन में आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि कब जो है बॉडी का टेम्परेचर लोवेस्ट रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे सवाल पूछा गया। पहला ऑप्शन है 10 AM, नेक्स्ट 6 AM, नेक्स्ट 10 AM, नेक्स्ट 6 PM, नेक्स्ट 9 PM। तो यहाँ पे मैं दोनों ही चीज़ बता देता हूँ। एक तो आपको पूछा जाता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर कब होता है, एक आपको पूछा जाता है कि लोवेस्ट टेम्परेचर कब होता है। तो देखिए हाईएस्ट तो होगा आपका 6 PM यानी शाम के समय, और लोवेस्ट जो होगा वो होगा आपका 6 AM यानी सुबह के समय। तो यहाँ पे हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों का आपको याद रखना है। इवनिंग में आपका ज़्यादा होगा टेम्परेचर, और लोवेस्ट जो है यानी कम कब होगा, सुबह के टाइम। तो यहाँ पे 6 AM जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न की नॉर्मल एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस यानी एज से कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 34 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 50 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स टेक रेस्टिंग पल्स रेट फॉर एन ऑफ एन ओल्डर एडल्ट, द नर्स आइडेंटिफाइज दैट द पल्स रेट विद इन द एक्सपेक्ट रेंज इज। आप एक पर्सन है जो कि रेस्टिंग फेज में यानी कि वो रेस्ट कर रहा है, और रेस्टिंग पल्स आप रेट चेक कर रहे हैं ओल्डर एडल्ट की। तो बताइए कितनी क्या रेंज जो है वो आपको पल्स रेट की देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन है 50 बीट्स पर मिनट एंड इरेगुलर, नेक्स्ट 90 बीट्स पर मिनट एंड रेगुलर, नेक्स्ट 105 बीट्स पर मिनट एंड इरेगुलर, नेक्स्ट 120 बीट्स पर मिनट एंड रेगुलर। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 90 बीट्स पर मिनट एंड रेगुलर। जो पल्स रेट रहेगी वो रेगुलर रहेगी, और 90 बीट्स पर मिनट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्ट ऑफ टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। टॉपिकल एनेस्थेटिक्स कैसे वो क्या जो है एक्ट करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रिवेंटिंग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नेक्स्ट है इंड्यूसिंग स्लिप, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग पेन, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, प्रिवेंट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी कि जो नर्व इम्पल्स है इनके जनरेशन और कंडक्शन से प्रिवेंट करवाता है आपका टॉपिकल एनेस्थेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कार्बामाजिपाइन ड्रग का किस प्रकार का फंक्शन होता है। जो कार्बामाजिपाइन ड्रग देते हैं वो किस प्रकार से एक्शन करती है या फिर किस प्रकार का इसका फंक्शन होता है। पहला एंटी सीजर, नेक्स्ट है एंटी फंगल, नेक्स्ट है एंटी एपिलेप्टिक, नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। तो कार्बामाजिपाइन जो है वो एक प्रकार से एंटी एपिलेप्टिक एक्शन करती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूज्ड फॉर टॉनिक क्लोनिक एंड साइकोमोटर सीजर्स टू कंट्रोल पेन एंड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एंड अदर न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर, कार्बामाजिपाइन एंड ऑक्सी कार्बामाजिपाइन। तो यहाँ पे दो ड्रग जो है उसके नाम दे रखे हैं। ये टॉनिक क्लोनिक एंड साइकोमोटर जो सीजर्स आते हैं इनमें यूज ली जाती है, यानी एंटी एपिलेप्टिक का ये वर्क करती है। साथ ही साथ अगर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हुआ है तो इस कंडीशन में पेन को कंट्रोल करने के लिए भी ड्रग कौन सी दी जाती है, कार्बामाजिपाइन। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और ये पिछली एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया किसी पर्सन को हुआ है और उसके पेन को ठीक करना है तो कौन सी ड्रग देंगे, तो आपको आंसर में क्या करना है, कार्बामाजिपाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following blood pressure reading is considered the most मोस्ट हाइपरटेंसिव। यानी हाइपरटेंशन अगर होता है तो कौन सी ब्लड प्रेशर फाइंडिंग जो है या रीडिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है 150/115 mmHg, नेक्स्ट 160/90 mmHg, नेक्स्ट 130/86 mmHg, नेक्स्ट 90-70 mmHg। तो ये ऑप्शन तो आपका है भी नहीं, एंड दूसरा भी ये थोड़ा सा जो है नॉर्मल कंडीशन को ही इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट जो है ये फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी नहीं हाइपरटेंशन में, क्योंकि यहाँ पे 160/90 यानी 160/120 होता तो ये फिर जो है सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन होती, लेकिन ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 150/1
150 से 115 mmHg अगर बीपी है, यानी ये मोस्ट हाइपरटेंसिव को कंसिडर करती है। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है वीवीएम की फुल फॉर्म। तो वीवीएम की फुल फॉर्म अगर आपको पूछी गई है, यानी व्हाट इज़ वीवीएम, वीवीएम की फुल फॉर्म वैसे नहीं पूछी गई है यहाँ पे, मतलब इसका काम पूछा गया है कि क्या काम में लेते हैं। वीवीएम का मतलब है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग, ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। यहाँ पे क्लियरली जो है रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, बट समझ जाइए वीवीएम का मतलब है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। तो ये क्या है, टेस्ट फॉर वैक्सीन पोटेंशी, नेक्स्ट टेस्ट फॉर वैक्सीन कंटामिनेशन, नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ डोजेज, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, टेस्ट ऑफ वैक्सीन पोटेंशी। वीवीएम वैक्सीन वाइन मॉनिटरिंग जो है, इससे हम वैक्सीन की पोटेंशी को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट साइट ऑफ इंजेक्शन फॉर डीपीटी एंड एचबीवी इन इन्फेंट। इन्फेंट्स के अंदर डीपीटी और एचबीवी का जो वैक्सीन लगाया जाता है, इसकी करेक्ट साइट क्या रहेगी इंजेक्शन की, पहला बटक्स, नेक्स्ट थाई, नेक्स्ट अपर आर्म, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। तो अपन ने अभी भी बात की है इन्फेंट्स के अंदर कहाँ पे लगाते हैं, एंटीरियो लेटरल साइट ऑफ थाई, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डोजेज ऑफ बीसीजी वैक्सीन एट 6 वीक। यहाँ पे बात हो रही है कि एक बच्चे को बीसीजी की वैक्सीन लगानी है, और बच्चे को बीसीजी की आप वैक्सीन लगा रहे हैं कब, 6 वीक पे, 6 सप्ताह पे। तो आपको पता है 0.05 जो ml है वो कब लगती है, एट बर्थ, जैसे बच्चे का जन्म हुआ उस समय ये डोज लगती है। अगर मान लीजिए ये जो डोज है वो आप 2 से 3 दिन बाद भी लगवा रहे हैं, मतलब डोज आपको जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे तो बात हो रही है 6 वीक की, 6 वीक पे जो डोज लगेगी वो कितनी लगेगी, वो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा 0.1 ml, यानी ऑप्शन सी। यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है थोड़े से ऊपर नीचे है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। 6 वीक पे, 6 सप्ताह पे 0.1 ml जो है वैक्सीन बीसीजी की लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वैक्सीन को सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। तो मिजल्स, टीटी फर्स्ट, बीसीजी डीटी, यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए मिजल्स। सबक्यूटेनियसली एक तो आपका मिजल्स लगता है, दूसरा आपका जापानीज़ एनसेफेलाइटिस लगता है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। सबक्यूटेनियसली 2 ही ऐसे इंजेक्शंस हैं, यानी 2 ही वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियसली लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट डोज ऑफ ट्रिपल वैक्सीन यानी कि डीपीटी इज़ गिवन एट द एज ऑफ। डीपीटी की पहली जो डोज है वो कब लगती है, तो ये अपन ने बात कर ही ली है, जैसे ओपीवी की अपन ने बात की थी, एट बर्थ पे लगेगी, उसके बाद 6, 10, 14 वीक पे लगेगी, और बूस्टर डोज जो है वो 16 से 18 वीक पे लगेगी। इस प्रकार से अपन ने बात कर ली है पहले भी। तो वैसे ही डीपीटी का जो पहला डोज लगेगा वो कब लगेगा, 6 वीक पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ए डाइंग पेशेंट इज़ विड्रो एंड डिप्रेस्ड द मोस्ट थेराप्यूटिक एक्शन बाय द नर्स इज़। एक डाइंग पेशेंट है जो विड्रो कर चुका है सब कुछ एंड डिप्रेस्ड कंडीशन में आ चुका है, बताइए यहाँ पे नर्स का क्या मोस्ट थेराप्यूटिक एक्शन रहेगा। पहला ऑप्शन ऑफरिंग द पेशेंट एडवाइज्ड any when appropriate, next accepting and patient behavioral adapting, next assisting the patient to focus on positive thoughts, next explaining that the patient still can accomplish goal। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, एक्सेप्टिंग द पेशेंट बिहेवियरल अडेप्टेशन। जो भी पेशेंट का बिहेवियरल अडेप्टेशन है उसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। पेशेंट कह रहा है मेरे को यहाँ जाना है या फिर मेरे को ये खाना है, तो भाई उसको अडेप्ट कीजिए, जो भी वो मांग रहा है वो आप खिलाइए, जहाँ पे वो जाना चाहता है वहाँ आप उसको लेके जाइए। मतलब पेशेंट के जो भी बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं उनको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि पेशेंट क्या है, डाइंग पेशेंट, मतलब जल्द ही वो मरने वाला है। तो उस पेशेंट की जो भी ख्वाहिशें होती है वो आपको पूरी करनी होती है, एक्सेप्ट यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। देखिए क्या पूछा गया, इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इज डन बाय। इमीडिएटली न्यूबॉर्न का असेसमेंट किया जाता है कौन से स्कोर से या फिर कौन से स्केल से करेंगे। पहला ऑप्शन है एप्गार स्कोर, नेक्स्ट है ग्लासगो कोमा स्केल, नेक्स्ट है बोथ, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एप्गार स्कोर।
पहले मिनट पे और 5वें मिनट पे अबगार स्कोर चेक करते हैं। तो यहाँ पे मतलब न्यू बॉर्न में इमीडिएटली जो असेसमेंट करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, अबगार स्कोर के द्वारा। तो ये थे दोस्तों अपने 50 क्वेश्चंस, यानी कि अपन ने फॉर 50 यानी 450 क्वेश्चंस आज कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। एंड 2-3 पेपर अपन ESIC के अभी और भी देखेंगे, उसके बाद हम UPSC पैटर्न MCQs स्टार्ट करेंगे। ये थे अपने 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।